मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं हर शाम को 4 बजे हेलो मनी 9, जिसमें हम फोकस करते हैं आपकी पूरी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पर। तो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो, भेजिए हमारे पास। हमारे एक्सपर्ट्स आपको सोल्यूशंस देते हैं, केवल बातचीत नहीं होती है, आपको सीधा सोल्यूशन पहुंचाना हमारा मकसद है। आज हम फोकस करने वाले म्यूचुअल फंड पर। पिछले 18 महीने में अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो शायद नेगेटिव रिटर्न, वीक रिटर्न्स पर बैठे होंगे और दिल में चल रहा होगा कि यार ये इतना कम रिटर्न क्यों मिल रहा है। जिन्होंने पुराना निवेश किया है वो भी अभी सबड्यूड रिटर्न पर ही बैठे होंगे। तो इस फीके रिटर्न की वजह को आज हम समझने वाले हैं और आपको आगे जाकर म्यूचुअल फंड में किस तरह की रणनीति अब यहाँ से बनानी चाहिए, इस पर बात करने के लिए और आपको समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी जी। थैंक यू सो मच हेमंत सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो मैं आपसे अपने बहुत सारे सवाल जो रखने वाली हूँ, हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं, कई लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, उनके भी सवाल लाऊंगे। पर उसके पहले एक क्विक रिमाइंडर दे देते हैं जो लोग देख रहे हैं ये शो कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाएं। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9311121874, ईमेल money9query@tv9.com पर। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं अपने सवाल। और इनफैक्ट मैं अभी देख रही हूँ कि 22 लोग जुड़ चुके हैं और जुड़िए, पूछिए अपने सवाल, प्लीज पूछते जाइए अपने सवाल, क्योंकि हेमंत रुस्तगी इसीलिए हैं कि आपकी मदद हम कर सकें। अपना सवाल जितने डिटेल में लिखेंगे हम उतने अच्छे से अपने एक्सपर्ट को आपका सवाल कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो प्लीज जितने डिटेल्स दे सकें वो जरूर दीजिएगा। चलिए लेट्स वेलकम हेमंत रुस्तगी नाउ। वेलकम टू द शो हेमंत सर। आई एम सो ग्लैड कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब इक्विटी मार्केट्स में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा और कुछ समय पहले तक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जो रौनक थी वो ऐसा नहीं है कि गायब हुई है, लेकिन कम हो गई है। तो इस समय निवेशकों को आप क्या कह रहे हैं जो पुअर रिटर्न्स को देख करके घबरा रहे हैं? क्या पोर्टफोलियो को रिजेक्ट करने का ये वक्त है? जी प्रियंका, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम पिछले 12 या 18 महीने का अगर परफॉर्मेंस देखें म्यूचुअल फंड्स का, तो वो डेफिनेटली काफी सबड्यूड रहा है। लेकिन उनका जो रिएक्शन है इन्वेस्टर्स का वो डिपेंड करता है आप किस तरह के निवेशक हैं। अगर आप जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं जो काफी सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये देखा है कि ऐसा कई बार होता है। उसके कारण बदल सकते हैं, कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, कभी आप देखते हैं कि मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है। उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है, बट ज्यादा असर उन इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ता है जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ये पीरियड में शुरू किया होगा, क्योंकि उनके ऊपर, उनके जो पोर्टफोलियो के ऊपर पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इसका कारण अगर हम देखें, जैसा हमने देखा कि पेंडेमिक होने के बावजूद 2020 मार्केट के लिए काफी अच्छा साल था, 2021 मार्केट के लिए काफी अच्छा साल था। 2022 में जब मिड में भी आप कह सकते हैं 2022 में करीब जब इन्फ्लेशन का इशू आने लगा तो ग्लोबली एक बड़ा जो चैलेंज था सारी इकोनॉमीज और सारे देशों के लिए वो था कि जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और उसके साथ में ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिकल इशू था, जैसे हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो भी एक इशू था। तो इन कारणों से हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर जाने लगे, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जो सेंट्रल बैंक हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया। हमारे देश में भी ऐसा हुआ। और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इकोनॉमी पे होता है। पर्पस होता है कि इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन दिया जाए ताकि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आए। और उस समय पे सीधा असर मार्केट के ऊपर पड़ता है। कुछ सेक्टर्स पे ज्यादा होता है, कुछ सेक्टर पे थोड़ा कम होता है। ऑब्वियसली उसके कारण से हमने देखा कि अभी तक वो चल रहा है। इनफैक्ट फॉर्चुनेटली शायद अब हम उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं, हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल थी, पीक था, वो ऑलमोस्ट आ चुका है। शायद यहाँ से बहुत ज्यादा रेट हाइक हमें देखने को ना मिले और उसके बाद कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि स्टेबलाइज होने के बाद शायद इंटरेस्ट रेट नीचे भी आए। तो ये एक साइकिल है, इंटरेस्ट रेट की साइकिल है। ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले कहा, मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिफरेंट कारण से समय समय पे कुछ इम्पैक्ट आता है। तो उन इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने इस पीरियड में शुरू किया उनको पूरा इम्पैक्ट देखना पड़ा। लेकिन वहां पे भी जो निवेशक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी से, उनके ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा कम है कंपेयर टू समवन जिसने लमसम पहले इन्वेस्ट किया। तो अभी क्या करें अपने पोर्टफोलियो में? अगर सबड्यूड रिटर्न दिख रहे हैं तो अभी क्या करना है? स्टेटस को बरकरार रखना है, कुछ रिजेक्ट करना है? इनका देखिए, इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 12 या 18 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम हमेशा कहते हैं कि जब इक्विटी में आप इन्वेस्ट करें तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हाँ, वो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन हम सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, पर जनरली स्पीकिंग हम क्या कहते हैं कि आपके
बच्चों की एजुकेशन का जो गोल है या आपकी जो रिटायरमेंट का जो गोल है, यानी हम 15, 20, 25 साल की बात कर रहे हैं, इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब मार्केट ऊपर जाता है, स्पेशली जब आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट जब ऊपर जाता है, कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में जाता है, तो आपकी हर इंस्टॉलमेंट जो है एसआईपी की वो एक हायर लेवल पे जाती है। ये ऐसे समय है जब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, सबड्यूड है, जब आप तो आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें, ऑब्वियसली वो आपकी एवरेज कॉस्ट को नीचे लेके आएगा, और जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो आपको फायदा होगा। तो 12 या 18 मंथ्स की मार्केट को देख के आपको डेफिनेटली, प्रोवाइडेड अगर आप श्योर है कि आपने जो एसेट एलोकेशन किया है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया है, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है अपनी रिक्वायरमेंट और अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के बनाया है, तो ये जो समय है ये थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, स्पेशली नए इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन डेफिनेटली ये समय नहीं है कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को कुछ रीजिक करने लगे या सोचने लगे उसके बारे में। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सही फैसला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी कोई लंबे समय के लिए, जैसा आपने कहा लंबे समय की सबकी अलग अलग ये होती है, डेफिनेशन होती है, लेकिन अगर मान लेते कि 7-8 साल तक किसी को उस पैसे की ज़रूरत नहीं है और वो 10,000 रुपये का सिप हर महीने करना चाहता है, तो आप उन्हें इसे किस तरह के स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे मौजूदा परिस्थिति में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जैसे आपने कहा 7 से 8 साल, अगर मैं 8 साल भी मान के चलता हूँ, तो आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है, स्पेशली जब आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 4 साल रहेगी, राइट? तो वो इतना, मुझे लगता है कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के अंदर स्पेशली, तो आपका टाइम होराइजन इससे भी ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको किसी गोल से अलाइन कीजिए, ताकि जो वॉलेटाइल पीरियड जब होता है वो आपको आपके गोल्स के ऊपर फोकस रख सके। जैसे मैंने पहले कहा, वो बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, या कोई आप एसेट लेना चाहते हैं वो हो सकती है, या आपकी रिटायरमेंट हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास समय लंबा होता है, लेकिन आप ये सोच लेते हैं कि चलिए 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत क्लैरिटी लेके आइए कि आपके पास कितना लंबा समय है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना लंबा समय आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को देंगे, उतना ही आपको एक तो एवरेजिंग का फायदा होगा, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसके अलावा जो जितने भी जो अप्स एंड डाउन है उसका फायदा आपके पोर्टफोलियो में होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और आपको 10,000 अगर इन्वेस्ट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है इक्विटी के अलावा कि आपकी जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसी हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और मेरा हमेशा ये मानना है कि नए निवेशक जो हैं, जो इक्विटी को समझना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनका बायस जो है हमेशा लार्ज कैप पे होना चाहिए, यानी तकरीबन 60% पैसा जो है वो लार्ज कैप में और बाकी मिड कैप और स्मॉल में, और जो मिड और स्मॉल के प्रपोर्शन में भी ज्यादा हिस्सा जो है मिड का और कुछ हिस्सा जो है वो स्मॉल का। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है इन्वेस्टर के लिए डिसाइड करना कि हम करें कैसे। तो यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी एलोकेशन के लिए, फंड मैनेजर आपके लिए करेंगे। तो एक है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में जनरली हम अगर एनालाइज करें तो 70-80% जो पैसा है वो लार्ज कैप में जाता है, बाकी मिड और थोड़ा स्मॉल में। फिर एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती है जहाँ पे मिनिमम जो है वो 35% जो है वो दोनों एलोकेशन सेगमेंट में एलोकेशन होगा, और बाकी जो है वो फिर से थोड़ा सा आप देखेंगे कि लार्ज कैप में ज्यादा होगा। और तीसरी है एक मल्टी कैप कैटेगरी, जहाँ पे तीनों सेगमेंट यानी लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में 25% फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना है, और बाकी जो है वो कहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आप पोर्टफोलियो बनाना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि अक्रॉस तीनों सेगमेंट में मेरा हमेशा एलोकेशन बना रहे, तो मल्टी कैप फंड में जाइए। अगर आप चाहते हैं कि बायस थोड़ा लार्ज और मिड में रहे, फिर आप लार्ज और मिड कैप कैटेगरी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, ओके, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो उनके लिए एक फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी अच्छी हो सकती है, एक मल्टी कैप जैसी कैटेगरी अच्छी हो सकती है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप लार्जली जो है ये आपके लिए अच्छे प्लेस हो सकते हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए कुछ सवालों को लेकर आते हैं अब आपके लिए। धर्मेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा था व्हाट्सएप पर, और आइए सुनते हैं। शायद बहुत दिन पहले इन्होंने सवाल भेजा था पर आज हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। धर्मेंद्र जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते 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 नमस्ते। मैं जानना चाह रहा था, मेरे पास SBI बैलेंस एडवांटेज फंड जी, फ्लेक्सी, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI मल्टी एसेट फंड है ऑलरेडी, जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, और 2-2 लाख रुपए और तीनों इसी तीनों कैटेगरी में डालना चाहता हूँ। तो क्या इसी में डालूं या दूसरे MC का सेम फंड, मतलब सेम कैटेगरी में डालूं? एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी और ये मल्टी एसेट।
ठीक है, आप बैलेंस एडवांटेज में ही लेकिन ऐसे एक हाइब्रिड फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मैं समझ रही हूँ, राइट? मेरा 54 ईयर एज है, बहुत ओके ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। ओके, थैंक यू धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छे से आपने सवाल भी पूछा। माफ़ी चाहेंगे कि बहुत देर से हम आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, पर चलिए अब हेमंत सर को लेकर आते हैं। हेमंत जी, धर्मेंद्र जी के पास ऑलरेडी, अगर इनका पोर्टफोलियो मैं आपके एडवांटेज के लिए एक बार रिपीट करूंगी तो बैलेंस एडवांटेज फंड है, एसबीआई का कोटक फ्लेक्सी कैप है इनके पास, और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड है। ये अराउंड 6 लाख और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनकी एज 54 है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या करें? इसी तरह के हाइब्रिड स्कीम्स में ही वो जाना चाहते हैं। देखिए, इनका अगर हम पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो इसमें एक बैलेंस एडवांटेज फंड है जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली उन निवेशकों के लिए जो नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में हो, और ये भी चाहते हैं साथ में कि मार्केट लेवल के हिसाब से इक्विटी का एलोकेशन चेंज होता रहे। तो ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी है। एक फ्लेक्सी कैप है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसे फंड्स के अंदर बायस जो है वो लार्ज कैप का होता है, यानी 70-80% और कई बार उससे ज्यादा भी जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप पे होती है। और फिर उन्होंने आईसीआईसीआई का जो मल्टी एसेट फंड है उसमें इन्वेस्ट किया। उसमें भी अगर आप देखें करंटली तो करीब 70% पैसा जो है वो इक्विटी में है और करीब 13-14% डेट में है और करीब 10 या 12% जो है वो गोल्ड में है। तो ये मल्टी एसेट का मतलब ये कि 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में मिनिमम 10% इनको इन्वेस्ट करना होगा। तो मुझे लगता है जो इनकी टाइम होराइजन है, जो उसका रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से इनकी जो करंट एलोकेशन है, जो फंड सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है। इनको जो एडिशनल पैसा लगाना है, और मैं ये मान के चलूं कि इनके पास 7-8 साल का समय है और जिस तरह का उनका रिस्क प्रोफाइल है, तो मुझे लगता है ये तीनों फंड, क्योंकि तीनों फंड अपने अपनी कैटेगरी के काफी अच्छे फंड्स हैं। अगर हम कोटक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। मल्टी एसेट की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट अपनी कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। और उसी तरीके से एसबीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो रिलेटिवली नया फंड है, 2 साल के करीब पहले आया था वो, बट उसकी परफॉर्मेंस अभी तक जो है वो पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी है। तो मुझे लगता है उन्हीं तीनों फंड में इन्वेस्ट करें, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब आप मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो तीनों एसेट क्लास में आपका निवेश जरूर होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन में कितना पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में जा रहा है। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर आपने 1 लाख रुपए मल्टी एसेट फंड में डाला तो सिर्फ 10,000 रुपए गोल्ड में है, तो वो आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। तो एक फंड को ना सोच के बल्कि आपको ओवरऑल एलोकेशन के हिसाब से मल्टी एसेट फंड को देखना। ओके फाइन, तो अच्छा लग रहा है हेमंत सर को आपका पोर्टफोलियो धर्मेंद्र जी, और इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस एक बार एसेट एलोकेशन में इनफ डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं वो आप चेक कीजिए अपने पोजीशन के हिसाब से, पर यही फंड्स अच्छे लग रहे हैं और तादाद बढ़ाने की इसमें ज़रूरत अभी तो हेमंत जी को नहीं लग रही है, इसी में आप कंटिन्यू कीजिए। संदीप रावल हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। संदीप जी गुड इवनिंग, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग प्रियंका जी। मैंने 2016 में एटीसी के तहत जो टैक्स छूट मिलती है उसके लिए एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लमसम किया था ये निवेश। और लेकिन मैम एक दिक्कत ये आ रही है कि अब मुझे इस टैक्स बचत की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब मुझे इससे एग्जिट कर लेना चाहिए? अगर हाँ तो फिर मैं इन पैसों को कहाँ निवेश कर सकता हूँ? ठीक है, थैंक यू संदीप जी। तो एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड जिस साल इन्होंने निवेश किया होगा उसी साल इनको जो है उसमें टैक्स छूट मिल गई होगी, और अब शायद लॉक इन भी इसमें 3 साल का होता है, तो वो भी ख़त्म हो गया होगा। हेमंत जी क्या करें जब आप ऐसी जगह निवेश करते हैं जिसमें आपको उस साल टैक्स छूट मिल गई, अब उसका लॉक इन पीरियड भी ख़त्म हो गया है, 2016 का निवेश था, तो अब संदीप को क्या करना चाहिए इसमें? देखिए प्रियंका, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना है कि जब आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, वहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इनके केस में वो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। अब 2 ऑप्शन रहती हैं लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद कि आपका ओवरऑल एलोकेशन कैसा है। अगर आपका जो फंड है, जिस फंड में आपने निवेश किया है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां से निकल के उसमें बदलाव करना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ एक शुरुआत आप करते हैं उसको एज ए टैक्स बेनिफिट, लेकिन बाद में ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन का हिस्सा होता है। इस केस में अगर वो बदलाव करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है उनके पास बाकी पोर्टफोलियो कैसा है। अगर वो नहीं है मान लीजिए, तो जैसा मैंने कहा कि अगर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसा एक मल्टी एसेट फंड है, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, जहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि तीनों जो सेगमेंट है मार्केट के उनमें एलोकेशन रहता है उनका, वो देख सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 3 या 4 साल के बाद पोर्टफोलियो में बदलाव करना ही है। वो आपकी नीड्स के हिसाब से या जिस फंड में आप
हैं, जिस एग्जिस्टिंग फंड में आप हैं, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके फाइन, तो ये कॉल आपका होगा कि वो आपकी कितनी ज़रूरत, आपके गोल्स के हिसाब से वो है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप निकले उसका मकसद पूरा हो गया। आप देखिए उसका निवेश कहाँ कहाँ है, क्या वो आपके पोर्टफोलियो को सूट कर रहा है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। चलिए अब अगला सवाल राहुल डेविड जी का लेते हैं। थैंक यू सो मच राहुल, आज भी आप जुड़े हुए हमारे शो में। राहुल पूछ रहे हैं, ये हमारे बिल्कुल मैं क्या कहूँ, हर शो में राहुल आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, सो हम अज्यूमिंग कि आप अच्छे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते होंगे राहुल। तो राहुल पूछ रहे हैं कि कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए एक आइडियल पोर्टफोलियो में, और मार्केट कैप वाइज होने चाहिए, टाइम होराइजन 17 से 20 साल है, और ये सिप शुरू करने वाले हैं 5,000 रुपये पर महीने की, हर महीने से 10% से ये टॉपअप भी करेंगे। बहुत अच्छा प्लान है राहुल, आई होप यू फॉलो दिस। अब एक्सपर्ट से पूछते हैं कि कितने फंड्स होने चाहिए इनके पोर्टफोलियो में, आदर्श पोर्टफोलियो कहलाए। देखिए प्रियंका जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है कि ये डायलेमा जो है सब इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ता है। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम हमेशा ये कहते हैं कि आपने पहले तो अपने गोल्स को एस्टैब्लिश कर लीजिए। आपके गोल्स होंगे जो आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आप अचीव करना चाहते हैं। शुरुआत वहां से कीजिए। हर एक गोल को आप समय दीजिए कि क्या आपको 2 साल का समय है, या 5 साल का समय है, या 10 साल का समय है, या 15 साल का समय। उसके हिसाब से जब आप ऐसा करेंगे, आपके लिए एसेट एलोकेशन करना बहुत आसान होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पहले एसेट एलोकेशन। लॉन्ग टर्म में आपका फोकस होना चाहिए इक्विटी में, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। मीडियम टर्म में आप एक हाइब्रिड का पोर्टफोलियो बनाइए ताकि आपको ग्रोथ और सेफ्टी दोनों मिले, और शॉर्ट टर्म में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कैपिटल सेफ्टी। ये हो गया एसेट एलोकेशन। उसके बाद फिर आप जो गोल वाइज अपना पोर्टफोलियो अगर बनाएंगे, तो आपको नंबर ऑफ फंड्स के हिसाब से भी आपको बेटर कंट्रोल रहेगा। कभी कभी क्या होता है, ये बोलना बहुत मुश्किल है कि 5 फंड अच्छे हैं, या 7 फंड अच्छे हैं, 10 फंड अच्छे हैं। मेरा ये मानना है कि गोल वाइज अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें 3 या 4, मैक्सिमम 5 फंड तक आप बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पूरे पोर्टफोलियो को सिर्फ 5 या 6 फंड से मेंटेन कर पाए, क्योंकि आपके प्रायोरिटी जो है वो पार्किंग हो सकती है, कैपिटल सेफ्टी हो सकती है, ग्रोथ और जैसा मैंने कहा सेफ्टी हो सकती है, और साथ में अगर ग्रोथ हो सकती है। तो डिफरेंट एलोकेशन जब आप बनाते हैं, तो हर गोल के लिए आप 3 या 4 फंड रखें, तो मुझे लगता है वो सही रहेगा। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में 4-5 फंड से डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे। तो फिर अगर आप कह रहे हैं पर गोल इन्हें 3 से 4 स्कीम रखनी होगी, राइट? जो भी उनका गोल है उसके मुताबिक। जी, वो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि हम 5,000 की SIP करना चाहते हैं, और इनका टाइम होराइजन मान लीजिए 10 या 15 साल है, 17 to 20 ईयर्स कह रहे हैं सर, ये कि बहुत लंबा समय। हाँ। तो उसमें क्या करते हैं, 5,000 के लिए आप बहुत ज्यादा फंड नहीं रखेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। अगर वही रकम मान लीजिए 30-40 हजार होती, तो मैं कहता कि शायद 4 फंड रख लीजिए और उसी को आप बिल्ड कीजिए। तो 5,000 की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 2 फंड रखिए अपने आप शुरुआत में। और क्योंकि 17 से 20 साल का समय है, तो जाहिर सी बात है आपका फोकस जो है वो इक्विटी पे होना चाहिए। ओके, सो इक्विटी से जुड़े फंड्स आप ले सकते हैं। शुरुआत में 2 फंड्स रखिए, क्योंकि आपकी अमाउंट भी 5,000 है, इसे स्प्लिट कर दीजिए और 2 फंड्स चुनिए, और फिर धीरे धीरे से बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप सिप को भी बढ़ाएंगे। सो विच इज़ अ वेरी गुड प्लान राहुल जी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपका पोर्टफोलियो जो है खूब फले फूले, और मनी 9 आप देखते रहिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच हेमन सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनने को मिली और सीखने को मिली। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मनी 9 के आज की सेशन को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। कल होगी मुलाकात 4 बजे, मैं लेकर आऊँगी हेलो मनी 9, जिसमें रियल एस्टेट पर हमारा फोकस होने वाला है। तो प्रॉपर्टी बाजार में आप अगर निवेश करना चाहते हैं या रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं, क्या आप कहीं फंस गए हैं, तो उनसे जुड़े सारे सवाल भेजिएगा मुझे 4 बजे। अपना व्हाट्सएप नंबर हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311211874, और हमारा ईमेल आईडी money9query@tv9.com है। इस पर भेजिए। और वीरेंद्र जी ने हमें मैसेज किया कि उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया। बढ़िया वीरेंद्र जी, हम आपके पोर्टफोलियो को ज़रूर लेंगे। अपने सवाल को आप जितने अच्छे तरीके से लिखकर भेजेंगे, हमारे एक्सपर्ट उसे उतने ही बढ़िया तरीके से समझकर आपको जवाब दे सकेंगे। तो प्लीज़ भेजिए अपने सवाल सारी डिटेल्स के साथ। और आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से बाय बाय। कल मुलाकात होती है शाम को 4 बजे हेलो मनी 9 रियल एस्टेट स्पेशल में।